मेरा नाम सुष्मिता है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी में होने वाले ऐसे किस्से के बारे में सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे माता पिता मर चुके थे। मैं बहुत सीधी साधी लड़की थी। हम 3 बहनों का इकलौता भाई था और हम 3 बहनें थे। हम तीनों बहनों का खर्च हमारे भैया उठाया करते थे। जबकि भैया की शादी हो चुकी थी, जिंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी। भैया अपनी पत्नी के कहने में आकर हमारी ख्वाहिशों को ज़्यादा पूरा नहीं किया करते थे। वो हमेशा भाभी के कहने में ही रहते थे। मुझे बाजार की चटपटी मसालेदार चीज़ों का बड़ा शौक था, लेकिन हमें तो वही घर की रूखी सूखी दाल सब्जी ही खाने को मिलती थी। कभी कभी मेरी छोटी बहन भाभी से कह दिया करती थी कि भाभी कभी तो कुछ अच्छा खाने के लिए बना लिया करो। भाभी कहती थी कि मेरे पति के सर पर तुम 3 बहनों का बोझ है। एक बहन की वो शादी कर चुका है, अभी तुम और बाकी रह गई हो। ये तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है जो तुम्हारी मर्जी का खाना बना करे। जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। मेरी बहन ही खामोश हो जाया करती थी, लेकिन मैंने कभी अपने भैया भाभी से कोई शिकायत नहीं की थी। मैं 18 साल की हो गई थी तो मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे भैया को वो रिश्ता पसंद आ गया और जल्द से जल्द उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे। मेरे पति के माता पिता मर चुके थे। सिर्फ मेरे पति का एक छोटा भाई था। मेरे पति का नाम दिवाकर था और मेरे देवर का नाम सौरभ था। दोनों भाइयों की शादी एक साथ एक दिन ही हुई थी। मेरे ससुराल में ये दोनों भाई जब से उनकी माँ का देहांत हुआ था, मार्केट से ही खाना लेकर आते थे। लोगों ने उन्हें राय दी कि तुम दोनों जवान हो तो तुम अपनी शादी करके अपनी पत्नियों को घर लेकर आओगे तो वो तुम्हें अच्छा अच्छा और टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए दोनों भाइयों ने सोचा कि हम दोनों भाई एक ही दिन अपनी शादी कर लेते हैं। मेरा देवर जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी उसके साथ ही हो गई। मेरी देवरानी मेरे देवर की उम्र की ही थी और मेरी देवरानी की उम्र भी 25 साल ही थी, जबकि मेरे पति की उम्र 35 साल थी। मेरे पति मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, क्योंकि मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 18 साल ही थी। शादी होने के बाद 2 बहुएं एक साथ घर में आ गईं। मेरे पति अपने छोटे भाई से बहुत प्यार किया करते थे। जैसा वो कहता था वो वही किया करते थे, और वो उन्हीं लोगों में से थे जो बिल्कुल अपने भाई के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकते। मुझे ये बात पहले ही बता दी गई थी कि दिवाकर अपने छोटे भाई को बहुत अहमियत देता है, क्योंकि माता पिता के मर जाने के बाद उसने ही अपने भाई सौरभ का ख्याल रखा था। इसलिए वो अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दोनों भाइयों में प्यार होना बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि बहन भाइयों में आपस में प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी बहन की शादी एक भरे हुए ससुराल में हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर और जेठ देवर और कुंवारी नंदी भी मौजूद थीं। इतने बड़े परिवार का खाना मेरी बहन अकेले ही बनाती थी और सारा काम खुद ही करती थी। मेरी शादी पर मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि तुम तो बहुत खुशनसीब हो जिसे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। तुम्हारी ससुराल में तुम सिर्फ तुम्हारे देवर और पति के अलावा कोई नहीं। तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह तो नहीं गुजरेगी, बल्कि बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजरेगी। मेरी शादी तो भैया ने इतने बड़े परिवार में कर दी है, जहाँ पर मैं तंग आ गई हूँ। मैं भी इस बात को दिमाग से सोचती थी तो अपने आप को खुशनसीब समझती थी और सोचती थी कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी के 10 दिन तक तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन मेरी देवरानी बहुत चालाक थी, जबकि मैं उसकी जेठानी थी। मुझे उस पर हुक्म चलाना चाहिए था, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही हुक्म चलाती थी। मेरी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ती थी। वो बड़ी अजीब सी थी। उसने मुझे हर तरह से तंग करना शुरू कर दिया था। मेरा देवर भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया करता था। उसकी पत्नी सारा सारा दिन आराम करती थी और मैं घर का काम किया करती थी। मैं चाहकर भी अपनी देवरानी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे यहाँ पर ज़्यादा बोलने से मेरे पति को या फिर मेरे देवर को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। मेरी देवरानी इतनी चालाक थी कि अपने पति और जेठ के घर आते ही घर के कामों में लग जाती थी और उनके पीछे एक काम को हाथ नहीं लगाती थी। मेरी देवरानी उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए मेरे साथ इतनी चालाकी दिखाती थी। वो मेरे साथ बिल्कुल मेरी सास बनना चाहती थी। मुझे लगता था कि अगर मेरी सास जिंदा होती तो शायद इसके जैसे ही मेरे ऊपर हुक्म चलाती, लेकिन मैंने देख लिया था कि मेरा देवर भी कुछ कम नहीं है।
वो अपनी पत्नी को जब काम करते हुए देखता है तो मुझे डांटता है, भाभी आपको शर्म नहीं आती मेरी पत्नी से घर का इतना सारा काम करवाते हुए? आप बड़ी हो, घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं जब भी घर में आता हूँ मुझे मेरी पत्नी ही काम करती हुई दिखाई देती है। आप भी कुछ करती हो या नहीं? मैं अपने देवर से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर मेरे कुछ कहने पर उसने मेरे पति से शिकायत कर दी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। बस इसी बात का ख्याल करते हुए मैं अपने देवर को पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती थी। मेरे पति का काम तो ऐसा था कि वो ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। जब वो काम से घर वापस लौटते थे तो कभी कभी मैं उनसे अपनी देवरानी के बारे में कोई बात कह भी देती थी तो वो मुझे बहुत बातें सुनाते थे कि पहले ही मैं थक हार कर घर आया हूँ और घर आकर तुम्हारी भी बातें सुनूं। अब मैंने अपने पति से इस बारे में कोई बात करनी ही छोड़ दी थी। मेरी जिंदगी तो शादी के बाद में और भी ज्यादा खराब हो गई थी। एक दिन मेरे पति और देवर की छुट्टी थी। मेरी देवरानी लगातार मेरे साथ काम में हाथ बटा रही थी। दोनों भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरी देवरानी स्टोर रूम की सफाई करने के लिए चली गई थी और मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। लेकिन मेरी देवरानी को सफाई करते हुए आधा घंटा हो गया था। वो अभी तक स्टोर रूम से बाहर नहीं आई थी। तभी मेरे पति और देवर भी घर में आ गए। जब मेरे देवर की नज़र स्टोर रूम की तरफ पड़ी तो मेरी देवरानी स्टोर रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। हम सब लोग उसको बेहोश देखकर घबरा गए थे। उसे देखकर लगता था कि उसकी जान निकल चुकी है। हम तीनों जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, आप तो पहले ही इन्हें मार कर ला चुके हो। यहाँ आने से पहले ही ये मर चुकी है। हम इन्हें नहीं बचा सके। पता चला कि मेरी देवरानी को करंट ने पकड़ लिया था, इस वजह से उसकी मौत हो गई। घर में ही मुझे उसके मरने की खबर नहीं हुई थी और ना ही करंट लगने से उसकी कोई आवाज़ निकली थी। शायद उसकी मौत इसी तरह से आनी थी। घर में एक अजीब तरह का कोहराम मच गया था। अफसोस मुझे भी बहुत हो रहा था। मेरी देवरानी इस दुनिया से चली गई थी। मेरे देवर को अपनी पत्नी की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा था। अब मैं अपने घर पर अकेली रह गई थी। मेरे पति और देवर काम पर जाते थे। धीरे धीरे सब अपने रूटीन पर वापस आ गए। मेरा देवर भी काफ़ी हद तक संभल चुका था। मेरे देवर का काम हल्का चल रहा था, इस वजह से वो ज़्यादातर घर में ही रहता था। मैं सोचती थी कि चलो अच्छा है, मैं भी घर में अकेली रहती हूँ। मुझे अकेले घर में डर लगता था, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मेरी देवरानी मेरे साथ घर में होती थी। अब जब से उसकी मौत हुई है तो मुझे अकेला घर काट खाने को दौड़ता है। मेरा देवर काफ़ी टाइम से अपने काम पर नहीं जा रहा था। कभी कभी किसी दिन 1-2 घंटे के लिए चला जाता था। एक दिन मैं किचन में खड़ी हुई खाना बना रही थी। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने पलटकर देखा तो वो मेरा देवर था। मैंने कहा, हाँ बोलो सौरभ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कोई काम है तो बताओ। तो उसने मेरी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाया और कहने लगा, भाभी आप कितनी देर से काम कर रही हो? मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपके लिए बाजार से जाकर मौसमी का जूस लेकर आया हूँ। जिस दिन से मेरी पत्नी मरी है सारे काम का लोड आपके ऊपर आ गया है। मेरी पत्नी तो इस दुनिया से जा चुकी है। मैं नहीं चाहता कि इस घर का काम करते करते आप भी इस दुनिया से चली जाओ। भाभी आप अपना ख्याल रखा करो। आप पर तो अब धीरे धीरे जवानी चढ़ रही है। अब तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होती चली जा रही हो, लेकिन आपकी खूबसूरती को इस घर के कामों ने दबाकर रखा हुआ है। लो ये जूस पी लो। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी अपने देवर की बातों पर। ये किस तरह की बातें कर रहा था, और हैरानी इस बात पर भी हो रही थी कि मेरे देवर को मेरा इतना ख्याल कब से होने लगा। वो मेरे लिए खुद जाकर बाजार से मौसमी का जूस लेकर आया है। प्यास तो मुझे सच में बहुत लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैं अपने अंदर कुछ कमज़ोरी भी महसूस करने लगी थी। जूस के गिलास की तरफ देखा तो मेरा मन उसको पीने का कर रहा था। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर जूस का गिलास ले लिया और पी लिया और अपने देवर को थैंक यू बोला। मैंने सोचा कि मेरे देवर को उसकी पत्नी मेरे खिलाफ कितना भड़काती होगी, इसीलिए तो वो पहले मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करता था। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। मैं भी सारे घर का काम करती हूँ और थक जाती हूँ। अब जब मेरा देवर अपनी पत्नी के ना होने पर मुझे सारे घर का काम करता हुआ देखता होगा तो उसे ज़रूर मुझ पर तरस आता होगा। मुझे लगा कि शायद इसी बात से मेरे देवर का दिल नरम पड़ गया होगा, क्योंकि उसकी पत्नी भी घर की सफाई करने की वजह से ही इस दुनिया से चली गई थी। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था
और उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। मेरे देवर और देवरानी की पसंद की शादी हुई थी। शायद अब उसे रह रहकर अपनी पत्नी का ख्याल आता होगा। मेरी देवरानी घर से क्या चली गई थी। घर में अभी तक कोई अच्छा खाना नहीं बन रहा था और घर में अभी तक शोक का माहौल बना हुआ था। मैंने गलती से अपने मोबाइल में गाने बजा लिए तो मेरे पति मुझसे झगड़ा करने लगे, जबकि मेरी देवरानी की मौत को अब 15 दिन हो चुके थे। आखिर कब तक ये लोग घर में मौत होने का शोक मनाते रहते। अपने पति की बातें सुनकर मैं भी खामोश हो गई और मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। मैंने कहा, माफ़ कर दो, मैं बोर हो रही थी इसीलिए मोबाइल में गाने बजा लिए। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें क्या पता मेरे भाई पर उसकी पत्नी के मरने से क्या बीत रही होगी। वो हम दोनों को एक साथ देखता होगा तो उसे अपनी पत्नी की कितनी याद आती होगी। एक दिन शाम के टाइम पर मेरा देवर मेरे लिए चाउमीन लेकर आया। इस तरह की चीज़ वो अपनी पत्नी को घर से बाहर ले जाकर खिलाया करता था। वो दोनों पति पत्नी तो बाहर जाकर खूब मज़े की चीज़ें खाकर आते थे, लेकिन कभी भी मेरे पति मुझे घर से बाहर इस तरह की चीज़ें खिलाने के लिए लेकर नहीं गए थे और ना ही कभी घर पर लेकर आए थे। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। अपने कमरे में बैठकर खूब हंसी मजाक की बातें करते थे और मैं उनकी हंसी मजाक की बातें सुन सुनकर अपने दिल को समझाती रहती थी, क्योंकि मेरे पति तो मुझसे ढंग से बात तक नहीं किया करते थे। मैंने अपने देवर से कहा, तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की फेवरेट चीज़ घर में लेकर आए हो। वो कहने लगा, नहीं भाभी, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपने ऐसी चीज़ें नहीं खाई है ना, और इस बारे में आपको भैया को बिल्कुल भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके आने से पहले ही आप इस चाउमीन को ख़त्म कर लेना। मैंने कहा, लेकिन अगर इस बारे में मेरे पति को पता चल गया तो? मेरे देवर ने कहा, नहीं भाभी, उन्हें कैसे पता चलेगा। आप जल्दी से चाउमीन ख़त्म करके इसका पैकेट डस्टबिन में डाल देना, और वैसे भी भैया को आपका कोई ख्याल ही नहीं है। ये बात तो ठीक थी, मेरे पति को मेरा कोई ख्याल ही नहीं था। मैंने मज़े से चाउमीन खाई और उसके बाद मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई। चाउमीन बहुत ही टेस्टी थी। मैंने पहली बार चाउमीन खाई थी तो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आई थी, वरना मैं अपनी देवरानी के मुंह से ही चाउमीन का नाम सुना करती थी। और उसके बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने देवर के कमरे में पाया। जब सोकर उठ के देवर के कमरे से निकली तो मेरे पति बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? मैंने कहा, पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गई, और मैं सौरभ के कमरे में सो क्यों रही थी, मुझे कुछ याद नहीं। मेरे पति ने कहा कि मैं जब कमरे में आया तो तुम सो रही थी, लेकिन मैं किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था। उसके बाद जब घर में आकर देखा तो तुम कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने कहा, मुझे पता ही नहीं कि मैं किस टाइम सोई और कब सौरभ के कमरे में आकर लेट गई। मेरे पति ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। ऐसी अजीब अजीब हरकतें मत किया करो। तुम खुद चलकर ही सौरभ के कमरे में गई होंगी और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किसी वक्त उसके कमरे में चली गई और जाकर सो गई। मेरे देवर ने कहा कि जब मैं अपने कमरे में आया तो भाभी मेरे कमरे में लेटी हुई सो रही थी। मैं भाभी को देखकर चुपचाप बाहर आ गया था और आंगन में लेट गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और मैं किस तरह से अपने देवर के कमरे में चली गई। मेरे देवर ने मेरे पति से कहा कि कोई बात नहीं भैया, भाभी गलती से मेरे कमरे में आ गई होंगी। आप भाभी को डांट क्यों रहे हो? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। घर से बाहर तो नहीं गई, मेरे कमरे तक ही तो आई थी। देवर ने मेरे पति को चुप करवा दिया। मेरे पति ने भी कहा कि ठीक है, आइंदा ऐसी गलती मत करना। सारा दिन मैं यही सोचती रही थी। मैं अपने कमरे में सोई और देवर के कमरे में मेरी आंख क्यों खुली? ये सब कुछ क्या हो रहा था? मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी। मैं बहुत सीधी थी और छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन जब से ससुराल आई थी और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ख्याल रखना पड़ता था। मेरी देवरानी की जब से मौत हुई थी, घर पर कोई ना कोई आता जाता रहता था। एक दिन मेरे पति की बुआ हमारे घर पर रुकने के लिए आई थी। उस रात मेरे पति की बुआ हमारे घर पर रुकी हुई थी और उस रात भी मेरे साथ यही हुआ। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने देवर के कमरे में उठी। मेरे पति की बुआ भी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और मेरे पति से मेरी शिकायत कर रही थी कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, शर्म नहीं आती उसे अपने देवर के कमरे में सोते हुए।
आखिर ये किस तरह की हरकत है? और ये इतनी बिगड़ी हुई लड़की है कि इसे पता ही नहीं कि ये क्या कर रही है। ये अपने देवर के लिए माँ समान है, तो क्या इस तरह उसके कमरे में रात को घुसी चली जाएगी? वो तो शुक्र मनाओ, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। अगर कोई और होता तो इस पर भी इल्ज़ाम लगा सकता था। मेरे पति ने अपनी बुआ के सामने ही मुझे खूब डांटा और कहने लगे, ये तुम रोज़ किस तरह की हरकत करने लगी हो? क्यों बार बार मेरे भाई के कमरे में जाती हो? मैंने कहा, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं आपके भाई के कमरे में क्यों जाऊंगी? और मुझे वहां पर जाकर क्या मिलेगा? मैं क्या करूंगी वहां पर जाकर? आज तो मुझे खूब याद है, मैं अपने कमरे में ही सोई थी। मेरे पति ने कहा, तो फिर सौरभ के कमरे में क्या कर रही थी? मेरे पति तो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे और मुझसे उन्होंने बात करना भी कम कर दिया था। ना ही उन्हें मेरी किसी बात का ख्याल था। मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी तो वो मुझे डॉक्टर के पास तक नहीं लेकर जाते थे, न मेरे करीब आते थे, न उन्हें मेरी कोई फिक्र होती थी। न जाने वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते थे, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं होती थी। मैं बड़ी परेशान थी कि मैं क्या करूं। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ दिन ब दिन बदलता ही चला जा रहा था। वो तो मुझे छोटी छोटी बात पर डांटते रहते थे और हमेशा मुझसे झगड़ते रहते थे। मुझे रह रहकर अपनी किस्मत पर रोना आता था। शादी से पहले भैया भाभी के घर पर नौकरानियों की तरह बनकर रहती थी और अपनी भाभी के ताने सुनती थी। शादी के बाद पहले तो देवरानी तंग किया करती थी। अब जब से वही दुनिया से गई थी तो ये नया हादसा मेरे साथ होने लगा था और मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल अलग हो गया था। मेरे पति के अंदर बिल्कुल भी रोमांस नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरते रहते थे। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, लेकिन मेरे पति को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मेरे पति ने मेरे बारे में जानना तक छोड़ दिया था, न ही वो मुझे नज़र उठाकर देखते थे। हमारे बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं बचा था। हम दोनों एक घर में रहते हुए भी अनजानों की तरह रहते थे। मैं अपने पति से बात करने की बहुत कोशिश किया करती थी, लेकिन मैं हर बार इस कोशिश में नाकाम रहती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी? मैं सिर्फ अपने पति से माफ़ी मांग सकती थी और उनसे बात करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन मेरे पति को किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बस रोती रहती थी और अपनी ससुराल में जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार रही थी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे बहुत सब्र करना सिखाया था, लेकिन अब मेरे सब्र की हद हो चुकी थी। मुझ में अब सब्र करने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। मैं फिर भी सब्र करने की कोशिश करती थी। बहुत ध्यान से हर काम करती थी कि कहीं ऐसा न हो जाए मेरा पति मुझे फिर से गलत समझने लगे। जिन लड़कियों में शर्म होती है वो खुद ही गलत कामों से पीछे हट जाती हैं, लेकिन पति का काम होता है कि वो आगे बढ़े और अपना दिल बड़ा करे। मेरे पति को तो न जाने क्या हो गया था कि उन्हें मेरी शक्ल ही बुरी लगती थी। जब मेरी देवरानी जिंदा थी मेरे पति ऐसे नहीं थे जैसे अब हो गए हैं। मेरे पति पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले तो थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत जता दिया करते थे, लेकिन अब तो वो मुझसे बात करना तक भूल गए थे। कम से कम मेरे साथ बैठकर खाना खा लिया करते थे और मुझसे एक दो बातें कर लिया करते थे, लेकिन अब तो वो सब कुछ ही भूल गए थे। लेकिन मेरा देवर इन दिनों मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। वो मेरा ख्याल रखता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पति की बुआ के सामने भी मेरी खूब बेइज्जती हुई थी। वो भी मुझे बुरा भला कहकर चली गई थी। मेरा देवर रोज़ शाम को मेरे लिए कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ लेकर आता था। कभी चाउमीन, बर्गर तो कभी मोमोज लाता था। मुझे उसकी लाई हुई ये चीज़ें बहुत पसंद आती थीं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी मैं अपने देवर की लाई हुई कोई भी चीज़ खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी और उसके बाद मैं अपने देवर के कमरे में मिलती थी और उसके बाद फिर वो आंगन में चारपाई पर सोया करता था। वो कहता था कि मुझे खुले में सोना बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी अंदर कमरे में गर्मी लगती है, मैं बाहर ही सो जाया करूँगा। और फिर भाभी जब मेरे कमरे में आ जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कमरे के अंदर जाना। मेरे पति ने कहा कि तुम रात को ही अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया करो, लेकिन मेरे देवर ने कहा कि मेरे कमरे का दरवाजे का लॉक ख़राब हो गया है। फिर मेरे पति ने यह बात अपने दोस्तों को बताई तो उनके दोस्तों ने उन्हें बताया कि लगता है तुम्हारी पत्नी को नींद में चलने की आदत है या फिर वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार हो रही है, क्योंकि तुम्हारे बताने के मुताबिक तुम्हारी पत्नी को याद नहीं रहता कि वो कहाँ पर सोती है। लेकिन ये बीमारी मुझे कब हो गई मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। शादी से पहले
मैं अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में सोया करती थी। उसने तो कभी मुझे मेरी इस हरकत के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब किसी इंसान को ये बीमारी होती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो रात को सोते टाइम पर क्या कर रहा है। वो नींद में चलकर कहीं भी चला जाता है, और अगर दिमाग की बीमारी होती है तब वो कुछ भी करता है तो उसे किसी बात की कोई खबर नहीं होती। मुझे तो पता ही नहीं चला ये बीमारी मुझे कब और कैसे हो गई। मेरे मायके में तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि मुझे ऐसी भी कोई बीमारी है। अगर मुझे ये बीमारी थी तो मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मैं नींद में चलकर अपने देवर के कमरे तक चली जाती हूँ। शादी से पहले मैं अपनी छोटी बहन के साथ एक ही कमरे में सोया करती थी। कभी उसने तो मेरी इस परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं बहुत तंग आ गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे कुछ पता कैसे नहीं चल पा रहा था कि मैं नींद में कब और कैसे अपने देवर के कमरे तक पहुंच जाती हूँ। मेरे पति ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम 2-3 दिन के लिए अपने भैया भाभी के घर चली जाओ। शायद तुम यहाँ पर रह रह के पागल हो गई हो। 2-3 दिन अपने घर पर रहोगी तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। अगले ही दिन मैं अपने भैया भाभी के घर चली गई। मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सो रही होती थी और सुबह को मैं कहीं और तुम्हें मिलती थी? मेरी बहन मेरी बात को समझ नहीं पा रही थी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मैंने उसे अपनी ससुराल में होने वाले वाक़ये के बारे में बता दिया। मेरी बहन ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी। कहने लगी, दीदी ऐसा नहीं हो सकता। शादी से पहले तो आप मेरे साथ ही सोती थी, बल्कि आपको इतनी ज़्यादा गहरी नींद आ जाती थी कि कभी कभी मैं भी डर जाती थी और आपको उठाने की कोशिश करती थी तो आप अपने टाइम पर ही उठती थी। मैंने आपके अंदर कभी ऐसी कोई हरकत नहीं देखी। ज़रूर आपके पति को कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कहा, छोटी, गलतफहमी कैसे हो सकती है? मैं जब रात को अपने कमरे में सोती हूँ और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं खुद अपनी आँखों से देखती हूँ कि मैं अपने देवर के कमरे में उसके बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। मेरे पति भी वही देखते हैं जो सच में हो रहा होता है। ये कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। मैं भी बड़ी परेशान थी कि आखिर ये बीमारी मुझे कब हुई थी। अगर हुई थी तो फिर इस बारे में मुझे पता क्यों नहीं चला। बस मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ये बीमारी अगर मुझे थी तो फिर मुझे ये मायके में क्यों नहीं हुई, ससुराल में जाने के बाद ही क्यों हुई। मैंने सोचा कि अब मैं अपने भैया भाभी के घर आ गई हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है या नहीं। लेकिन मैं जब रात को सोई तो अपने कमरे में ही थी, अपनी बहन के साथ, और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैं जिस बिस्तर पर सोई थी उसी बिस्तर पर मौजूद थी। मैं बड़ी हैरान थी कि अगर ये बीमारी थी तो फिर मेरे मायके में मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर भी तो नींद में चलकर मैं किसी और के कमरे में जा सकती थी। मैं 2-3 दिन अपने भैया भाभी के घर पर रही। मेरी ऐसी कोई भी गलत हरकत मेरे भैया भाभी या मेरी बहन के सामने नहीं आई थी। इन 2 रातों में एक बार भी मैं अपने बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक नहीं गई थी। मैं जिस बिस्तर पर सोई थी सुबह उठने पर भी उसी बिस्तर पर होती थी। मैं जब अपनी ससुराल आ गई तो मैंने आते ही सबसे पहले ये बात अपने पति को बताई और कहा कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मेरी छोटी बहन मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी, आप उससे भी पूछ सकते हो। लेकिन मैं बड़ी हैरान थी कि मेरे पति को मुझ पर यकीन नहीं आया। उन्होंने मेरी पूरी बात को पलट दिया और कहने लगे, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम यहाँ पर रहकर ऐसी हरकतें क्यों करती हो? क्यों जाती हो मेरे छोटे भाई के कमरे में? क्या तुम मेरे भाई की पत्नी की जगह लेना चाहती हो? अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। आखिर मेरे पति ये सब कुछ क्या कह रहे थे? मैंने अपने पति से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों होता है। मेरे पति ने तो अब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। मैं तो सोच रही थी कि आखिर मेरे पति इतनी ज़्यादा कैसे गिर सकते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा ही नहीं। मेरे पति मुझ पर इल्ज़ाम लगा चुके थे। मैं गलत नहीं थी, इसीलिए मैं इस बात को नहीं मान सकती थी। मैंने भी अब अपने पति से बातचीत करना छोड़ दिया था और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन मेरा देवर मेरा बहुत ख्याल रखता था और अब मुझे उसका ख्याल रखना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे पति तो मेरी फिक्र करना बिल्कुल ही भूल गए थे। मेरे मायके में भी मेरे भैया भाभी ने कभी हम बहनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब से उनकी शादी हुई थी वो हमेशा अपनी पत्नी का ही ख्याल रखते थे और ना ही हम तीनों बहनों में से कभी किसी को बाहर घुमाने लेकर गए थे।
हम तीनों बहनें बस मायूसी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थीं। मेरा देवर मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। उसका ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेरे लिए मेरे भाई की तरह था। कभी मेरे लिए कोई खाने पीने की चीज़ें लाता तो कभी मुझसे हंसी मजाक करता था। उसे मेरी फिक्र भी बहुत रहती थी। वो कहता था, भाभी आप घर के काम ज़्यादा मत किया करो, कभी कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बेचारा खुद ही कभी कभी मेरे साथ रोटियां बनवा देता था, तो कभी मैं कपड़े धोती तो मेरे साथ कपड़े भी धुलवा दिया करता था। मैंने अपने देवर से एक दिन पूछ ही लिया कि जब तुम्हारी पत्नी जिंदा थी तो तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं रहता था जैसा अब है। उसने कहा, भाभी आपकी अहमियत मुझे मेरी पत्नी के मरने के बाद पता हुई कि आप कितनी अच्छी हैं और आप कितनी ज़्यादा खूबसूरत और कम उम्र की हैं कि भैया आपके साथ खड़े होकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जबकि आप तो एक कोहिनूर का हीरा हो जिसकी कदर भैया नहीं करते। शायद मैंने भी आपकी कदर नहीं की थी, तभी भगवान ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। आप भी तो हमारे घर की ही मेंबर थी। मुझे अब पछतावा होता है कि मुझे आपके साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए था। मेरी पत्नी कभी कभी मुझे आपके खिलाफ भड़काती रहती थी और मैं उसके भड़कावे में आ जाता था। शायद इसी वजह से मैंने आपकी कदर नहीं की थी और मैं हमेशा आपके साथ गुस्से से बिहेव करता था। मेरी पत्नी बताती थी कि आप घर का कोई काम नहीं करती हैं, सारा दिन मेरी पत्नी ही काम करती है। लेकिन मेरी पत्नी के मरने के बाद पता चला कि आप तो घर का बहुत ज़्यादा काम करती हैं। बल्कि भैया को भी आपकी कदर करनी चाहिए। भैया आपको इस घर में पत्नी बनाकर लाए हैं, नौकरानी नहीं। भैया आपको अपने घर की नौकरानी समझते हैं और आपसे घर का सारा काम करवाते हैं। मुझे आप पर बहुत तरस आता है। मुझे हमेशा आपकी फिक्र लगी रहती है क्योंकि आपकी खूबसूरती इस घर के कामों में छुपकर रह गई है। मुझे बड़ी खुशी होती है आप जैसी खूबसूरत लड़की हमारे घर की बहू बनी है, जबकि मेरी पत्नी आपके मुकाबले कुछ भी नहीं थी और मेरी पत्नी आपके जितना टेस्टी खाना भी नहीं बनाती थी। आप बहुत अच्छी हो भाभी। शायद मेरी पत्नी भी आपके आगे कुछ नहीं थी। मैं आपका हमेशा बहुत ख्याल रखूंगा। मैं भैया को ज़रूर समझाऊंगा कि वो आपकी कदर किया करें। मुझे पता है भैया का बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं रहता, तो हमेशा आपके साथ झगड़ा करते रहते हैं। मैं ज़रूर उन्हें समझाऊंगा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने देवर से इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि मेरे पति ने आज तक खुलकर मेरी कोई तारीफ नहीं की थी और आज मेरे देवर ने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी थी कि पहली बार मुझे ऐसा लगा था क्या मैं सच में अच्छी हूँ। मेरे पति से ज़्यादा मेरे देवर को मेरी फिक्र थी। मैं सोच रही थी काश मेरा देवर ही मेरा पति होता। ये बात तो सच थी कि मेरे पति मेरे साथ नहीं जचते थे क्योंकि मैं खूबसूरत थी और कम उम्र की थी। मेरे पति की उम्र में काफ़ी फासला था, जबकि मेरे देवर की उम्र इतनी नहीं थी। मैं अपने देवर के साथ खड़े होकर अच्छी लगती थी, पर कभी मैंने अपने देवर को लेकर अपने मन में कोई गलत ख्यालात पैदा नहीं किए थे क्योंकि जो मेरे पति थे मैं उनसे ही मोहब्बत किया करती थी। मेरे पति ने मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे। अगर मैं गलत होती तो अपने देवर की इतनी तारीफ का फ़ायदा भी उठा सकती थी। मेरा देवर भी गलत नहीं था, वो मुझे सिर्फ अपनी भाभी ही समझता था और इस वजह से ही मेरा ख्याल रखता था। मैं अपने देवर के सामने बैठकर रो रही थी। मैंने अपनी छोटी बहन के अलावा भैया भाभी को ये बात नहीं बताई थी कि मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां चल रही हैं। मेरे भैया ने शादी से पहले ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, तुम्हारी ससुराल में कितनी भी परेशानी हो कभी वापस लौटकर यहाँ पर मत आना, अपने घर को बनाने की कोशिश करना। वैसे भी छोटी मोटी परेशानी तो हर ससुराल में होती है। तुम्हें अपने घर की हर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ना कि हार मानकर अपने मायके चली आना। हमेशा अपना घर बसाने के लिए बर्दाश्त करने की कोशिश करना। मेरे देवर ने मुझे तसल्ली दी और मेरे आंसू पोंछने लगा। उसने कहा, भाभी आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर। आपको पता है भैया मेरा कितना कहना मानते हैं। मैं भैया को समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगे। मैं भैया को समझाने के साथ साथ आपका बहुत ख्याल रखूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो मैं भी अपने देवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो काफ़ी दिनों से अपने काम पर नहीं जा रहा था और जब जाता था तो 1-2 घंटे काम करके घर वापस लौट आता था। मैं उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाकर तैयार कर देती थी और वो लौटते हुए मेरे लिए चाउमीन, मोमोज या बर्गर कुछ भी लेकर आ जाता था
उसके बाद मैं चाय बनाती थी और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते थे और खूब हंसी मजाक की बातें भी करते थे। एक दिन मेरे पति घर आए तो कहने लगे, कुछ ज्यादा ही अपने देवर का ख्याल रखने लगी हो, थोड़ा बहुत ख्याल अपने पति का भी रख लिया करो। मैंने कहा, आप ये किस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं? मैं तो आपके भाई का हमेशा ही ख्याल रखती हूँ, आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए। मेरे पति ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा ख्याल मेरा भी रख लिया करो, तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जा रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। जो बिहेवियर मेरे देवर का था वो मेरे पति का होना चाहिए था, लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे। एक दिन मैं सफाई कर रही थी। सफाई करते करते ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे करीब डॉक्टर बैठे हुए थे और मेरा चेकअप कर रहे थे। जैसे ही मैं होश में आई और मैंने आंखें खोल कर देखा तो डॉक्टर मुझे बधाई देने लगे और कहने लगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हो। मैं भी खुश हो गई क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं माँ बनने वाली थी। अभी मेरे पति घर पर नहीं थे, लेकिन मेरा देवर इस बात से बहुत खुश हो रहा था और बहुत खुशियाँ मना रहा था। बल्कि वो तो मिठाई का डिब्बा लेकर आ गया था और डॉक्टर को अपने हाथ से खिलाने लगा। मैं भी सोचने लगी कि जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं उनको ये खुशखबरी सुना दूंगी, वो भी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे देवर ने कहा कि भाभी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भगवान ने आपको बेटा दिया तो भैया इस बात से बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि भैया को लड़के बहुत पसंद है। मैं अपने देवर की इस बात पर हल्की सी मुस्कुरा दी थी। वैसे मैं ये खबर सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। आस पड़ोस की औरतें भी मुझसे मिलने के लिए और बधाई देने के लिए घर पर आ गई थी। हमारे घर में खुशी का माहौल छा गया था। मेरे देवर ने सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी थी। शाम के टाइम पर जब मेरे पति घर पर आए तो उन्हें मोहल्ले के लोगों ने बधाई दी। जब मेरे पति घर पर आए तो कहने लगे, आखिर किस बात की मिठाई बट रही है और किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं। मैंने अपने पति को बताया कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। मेरे पति कहने लगे, अच्छा, हमारे घर में कोई अच्छी खबर भी हो सकती है? तुम्हारे होते हुए मुझे तो कभी अच्छी खबर की कोई उम्मीद ही नहीं। मेरे देवर ने अपने भैया को गले से लगा लिया और कहने लगा, भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप पापा बनने वाले हो। अब हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। मुझे लगा कि ये बात सुनकर मेरा पति बहुत खुश होगा, लेकिन ये बात सुनकर तो मेरे पति खामोश हो गए और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई थी और अपने पति के पीछे पीछे कमरे के अंदर चली गई। मैंने कमरे के अंदर जाकर अपने पति से सवाल किया कि आपको खुशी नहीं हुई? तो वो कहने लगे, अच्छा मजाक कर रहे हो तुम लोग। मैंने कहा, आपके साथ कोई मजाक नहीं हो रहा, ये बात सच है। मेरे पति ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, आपको यकीन नहीं होता तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर खुद मेरा चेकअप करके ये खबर सुनाकर गए हैं। आपको इस बात में कोई शक है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? मेरे पति ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। वो इस बात से मुकर रहे थे। मेरे पति को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो कैसे बेपरवाह हो सकते थे? उस दिन अपने पति का मूड देखकर मेरी खुशी भी गम में बदल गई थी। मेरा देवर मेरे लिए बाजार से बर्गर लेकर आया। फिर मैंने वो बर्गर नहीं खाया और मैं गुस्से में ही सो गई। मेरा पति घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ चला गया था। आज मैंने अपने देवर का दिया हुआ बर्गर नहीं खाया था और उसको ले जाकर फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ था, मैं उस पर बहुत हैरान थी, क्योंकि नींद में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई अपनी गोद में उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने महसूस किया कि ये मेरा देवर है और वो मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद मेरा पति भी कमरे में आकर बैठ गया था। उसने देखा कि मैं हमारे कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि अपने देवर के कमरे में मौजूद थी। मैं जाग रही थी, लेकिन सोने की एक्टिंग कर रही थी ताकि मेरे देवर को शक न हो कि मैं जाग रही हूँ। मेरा देवर समझ रहा था कि मैं सो रही हूँ। जैसे ही वो मुझे अपने कमरे में लेकर गया और उसने मुझे बेड पर लेटा दिया, फिर उसके बाद जो उसने मेरे साथ करना शुरू किया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने शोर मचा दिया और खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरा पति देवर के कमरे में दौड़ा चला आया। मेरा देवर भी मुझे चिल्लाता हुआ देखकर घबरा गया था और फिर जो सच्चाई सबके सामने आई थी वो मेरे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी।
मैंने अपने पति को बताया कि आपका भाई मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आया है और ये मेरे साथ गलत हरकत कर रहा था। मेरा पति हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे लिए चाउमीन, बर्गर, मोमोज क्यों लेकर आते थे। इसकी लाई हुई चीज़ में नींद की दवाई मिली होती है जिसको खाकर मैं सो जाती हूँ। मेरे पति को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति को फ्रिज से वो बर्गर लाकर दिखाया और बताया कि आज मैंने इसका लाया हुआ बर्गर नहीं खाया, इसलिए आज मैं होश में थी। मेरे पति ने मेरे देवर के मुंह पर जब थप्पड़ मारा तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। वो डर गया था। उसने सारी सच्चाई बता दी कि मैं भाभी को बाजार से चीज़ लाकर देता था जिसको भाभी अपने कमरे में खाकर सो जाती थी, और जब आप अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे तो मैं भाभी को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आ जाता था। मैं बाजार की लाई हुई चीज़ में घर पर आने से पहले ही नींद की दवाई मिला दिया करता था जिससे भाभी गहरी नींद में सो जाती थी, और मैं उसके बाद उनके साथ गलत काम किया करता था। ये बच्चा भी मेरा ही है। मेरे देवर ने यह भी बताया कि साथ ही वो मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काया करता था। तभी तो मेरा पति मुझसे हमेशा गुस्से में रहता था और मेरी फिक्र और कदर भी नहीं करता था। यह सब सुनकर मेरे पति के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा पति भी हैरान रह गया था कि उनका भाई उनकी पत्नी के साथ ये सब कुछ क्या कर रहा था। मेरे देवर ने बताया कि वो ये सब इसीलिए कर रहा था कि उसकी पत्नी के मरने के बाद मैं उसे ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और वो मुझ पर फिदा होने लगा था। तभी वो अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे साथ ऐसा करता था। मेरे पति ने मेरे देवर की खूब पिटाई की और उसको घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति ने अपने भाई को बहुत मारा क्योंकि उनका भाई उनका भरोसा तोड़ रहा था और उसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी पर शक किया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पति ने अब की बार मुझे समझ लिया था। मेरे पति ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। मेरे पति मेरे देवर को पुलिस के हवाले करना चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। अगर वो जेल चला जाता तो उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मेरे पति ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। उसके लिए वही काफ़ी था क्योंकि इस घर के अलावा उसके पास कोई सहारा नहीं था। मेरा देवर उस दिन के बाद कभी भी घर लौटकर वापस नहीं आया, लेकिन मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। मेरे देवर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। भगवान की करनी अच्छी थी। मेरे देवर के जाने के 1 हफ्ते बाद ही मैं पोछा लगा रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा मिसकैरेज हो गया। मेरा पति सच्चाई जानने के बाद भी इस बच्चे से खुश नहीं था क्योंकि ये बच्चा मेरे पति का नहीं बल्कि उनके भाई का था। जब मेरे पति को मेरे मिसकैरेज की बात पता चली तो वो खुश हो गए थे। शायद वो बच्चा दुनिया में आता तो मेरे पति उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। भगवान ने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी थी। मेरे पति अब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस हादसे को 4 साल गुजर चुके हैं और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और इस बार ये बच्चा मेरे पति का ही है। मेरे पति अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मेरी बहुत फिक्र करते हैं। देर से ही सही, लेकिन मेरी ज़िंदगी भगवान ने बहुत आसान और खुशगवार बना दी है। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। देर से ही सही, पर मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।